सो गाइस, 1 जुलाई से क्रिप्टो पर टीडीएस डिडक्शन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने इस पर ये डिटेल वीडियो बनाई है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ समझना इनकम टैक्स है। रिच डैड पुअर डैड में लिखा है कि अमीर लोग कम टैक्स भरते हैं और गरीब लोग ज़्यादा टैक्स भरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन टैक्स में थोड़ी कम होती है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का द क्रिप्टो बेस के एक और एपिसोड में, और मैं हूँ आपका क्रिप्टो बडी। तो दोस्तों, 4 महीने पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस बिल 2022 को लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किए जो कि फाइनेंस बिल के अंदर मेंशन है। लेकिन मेनली हम सिर्फ 3 सेक्शंस की बात करेंगे जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड है, जिसमें से पहला है अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 2 इन क्लोज 47A, दूसरा है सेक्शन 115BBH और तीसरा है सेक्शन 194S, यानी कि वीडीए, टैक्सेशन और टीडीएस डिडक्शन। वीडीए होता है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। इस सेक्शन में सिर्फ वीडीए की डेफिनेशन बताई गई है। इस एक्ट के तहत कोई भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी या कुछ भी जो कि ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी और डिसेंट्रलाइज होगा, वो वीडीए कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है। ये क्रिप्टो बिल नहीं बल्कि क्रिप्टो एसेट्स बिल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा, इससे करेंसी की तरह बिल्कुल भी सर्कुलेट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। तो दोस्तों, 2 तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है इनकम टैक्स को, और इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है बेसिकली जीएसटी को, जो कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है। तो वीडीए के अंदर डायरेक्ट टैक्स लगा है, यानी कि इनकम टैक्स। अभी ये जीएसटी की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके प्रॉफिट पे 30% का फ्लैट टैक्स है, जो कि थोड़ा सा हार्श है क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर स्लैब्स होते हैं। यहाँ पे इस पे सबसे ज्यादा टैक्स 30% का लगाया गया है। गवर्नमेंट इसे स्पेकुलेटिव एसेट्स क्लास में रख रही है, जैसे कि लॉटरी और गैम्बलिंग। अब आप मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का कोई बिटकॉइन खरीदा, उस बिटकॉइन के अंदर आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आपको आपके प्रॉफिट में से 30% गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। तो 10,000 रुपए का 30% होगा 3,000 रुपए। इस टैक्स में किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर डिडक्शन नहीं है। जैसे बाकी एसेट्स के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट डिडक्शन के तौर पर मिलता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी डिडक्शन नहीं है। इसके अलावा इसके लॉस पर आप किसी अदर इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। सेट ऑफ का मतलब एडजस्ट। अब मान लीजिए आपका वीडीए के अंदर 5,000 रुपए का लॉस होता है, लेकिन आपके बाकी अदर इनकम में 10,000 का प्रॉफिट होता है, तो आप यहाँ पे इस 5,000 के लॉस को माइनस कर 5,000 के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं पे कर सकते। यहाँ पर सेट ऑफ का ऑप्शन नहीं है, और साथ ही इसके लॉस को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। आप मान लीजिए 1 लाख रुपए के आपने 2 वीडीए परचेज किए, 50,000 रुपए का बिटकॉइन और 50,000 रुपए का शिबा इनू। बिटकॉइन में आपको 20,000 का प्रॉफिट हो गया और शिबा इनू में 10,000 रुपए का लॉस हो गया। विद इन फाइनेंशियल ईयर आप शिबा इनू के लॉस को बिटकॉइन के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। 10,000 माइनस 20,000 बचेंगे आपके 10,000, और 10,000 के अकॉर्डिंगली आप 3,000 टैक्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शिबा इनू के लॉस को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स गिफ्ट के तौर पर रिसीव्ड होता है, तब भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सपोज करिए मेरे पापा ने मुझे 1 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए, तो गिफ्ट पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर मेरे पापा ने मुझे 1 लाख रुपए का बिटकॉइन दे दिया, तो मुझे 30,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं टीडीएस की। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। और दोस्तों, टीडीएस कोई नई चीज नहीं है। टीडीएस एक तरीके का एडवांस टैक्स होता है, जहां पे गवर्नमेंट आपके टैक्स फाइल करने से पहले ही आपका कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेती है। सेक्शन 194S में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की सेलिंग पर 1% का टीडीएस लगाया गया है। यानी कि आप जब भी वीडियो को सेल करेंगे, ध्यान रखिएगा सेल करेंगे, तो आपको 1% का टीडीएस पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन परचेज किया और कुछ टाइम बाद आपका उसमें 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब जब आप बिटकॉइन को 1,20,000 के हिसाब से सेल करेंगे, तो आपका टीडीएस कटेगा 1%, जो कि होगा 1,200 रुपए। लेकिन जब आप इसमें टैक्स फाइल करेंगे, तो आपका प्रॉफिट हुआ था 20,000, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका 6,000 रुपए टैक्स बनता है। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ 4,800 ही पे करेंगे, क्योंकि 1,200 रुपए आपने ऑलरेडी टीडीएस के फॉर्म में पे कर दिया था। ये टीडीएस आपके टैक्स फाइलिंग के टाइम पे एडजस्ट हो जाएगा, और अगर आपका लॉस होता है या नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, तो आप चाहें तो इसकी रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं।
अब अगर आपने INR के बजाय डिफरेंट पेयर से VDA की परचेजिंग की, जैसे कुछ लोग बिटकॉइन को परचेज करने के लिए USDT का यूज करते हैं, तो आपका यहाँ पर बाय और सेल दोनों पर ही TDS कटेगा, क्योंकि USDT भी एक क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों। तो जब आप बिटकॉइन को परचेज कर रहे हैं तो उसे परचेज करने के लिए पहले आप USDT को सेल कर रहे हैं, लेकिन 10,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन में आपका कोई भी TDS नहीं कटेगा और पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी 50,000 रुपए तक की लिमिट है। अगर आपने 10,001 रुपए भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका वहाँ पे TDS कट जाएगा और पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी लिमिट 50,000 रुपए होगी। दोस्तों, लेंडिंग, बोरोविंग और स्टेकिंग पर अभी किसी भी तरीके का TDS नहीं होगा, लेकिन इसके प्रॉफिट पे आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी VDA पे GST नहीं आया है, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी इसमें GST आता है तब भी ये TDS जो होगा वो इसके प्रिंसिपल अमाउंट पर ही कटेगा, इसमें GST को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग में जाकर ट्रेडिंग करें, क्योंकि वहां पर आपका कोई भी TDS नहीं लगेगा। क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप बेसिकली क्रिप्टो करेंसी बाय नहीं करते, वहां पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट परचेज करते हैं। लेकिन अगर आपने वहीं पे क्रॉस मार्जिन सेलेक्ट कर लिया और वहां पे आपने लेवरेज ले लिया, यानी कि 1x, 2x, 10x, तो वहां पे आपके टोटल अमाउंट पे TDS कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1,000 रुपीज है और आपने लेवरेज ले लिया 10x, तो आपका टोटल अमाउंट हो गया 10,000 रुपीज। तो आपको 10,000 के अकॉर्डिंगली 1% पे करना पड़ेगा। अब TDS डिडक्ट करने से गवर्नमेंट के दो फायदे हैं। पहला तो ये कि उनको एडवांस टैक्स जमा हो रहा है, दूसरा वो ट्रांजैक्शन को मैप भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये TDS कौन डिडक्ट करेगा? तो अकॉर्डिंग टू द बिल ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो TDS काटे। लेकिन अगर आप एक्सचेंजेस से VDA की परचेज कर रहे हैं तो वहां पर एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका TDS कट करेगा, क्योंकि यहाँ पे यूजर को नहीं पता होता कि वो किससे बाय कर रहे हैं या वो किसे सेल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक्सचेंजेस को गाइडलाइंस दी हैं कि वो किस तरीके से TDS डिडक्ट करेंगे। TDS 1 जुलाई 2022 से डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट ने प्राइमरी और नॉन प्राइमरी VDA की लिस्ट बनाई है। उनके हिसाब से प्राइमरी VDA हैं बिटकॉइन, इथेरियम, USDC और USDT। इसके अलावा जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं वो नॉन प्राइमरी VDA की कैटेगरी में आते हैं। गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से सभी एक्सचेंजेस किसी भी ट्रांजैक्शन पर 1% का TDS कट करेगी और उसे प्राइमरी VDA के अंदर कन्वर्ट करेगी। उसके बाद हर रोज रात के 12 बजे से पहले वो उसे INR में कन्वर्ट करेगी, फिर उसे TDS के फॉर्म में सबमिट करेगी। अब गवर्नमेंट जानती है कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसलिए उन्होंने प्राइमरी में बिटकॉइन, इथेरियम, USDC और USDT को रखा है। USDC और USDT तो वैसे भी स्टेबल कॉइन है और बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइस इतने जल्दी नीचे नहीं जाते, इसलिए एक्सचेंजेस को पहले प्राइमरी VDA के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा और रात के 12 बजे से पहले इसे INR में कन्वर्ट करके उन्हें टैक्स के फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा। इंडियन एक्सचेंज जैसे CoinDCX ने 1 जुलाई से कटने वाले TDS की डिटेल इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट के अंदर डाल दी है। अगर आप चाहें तो वहां पे चेक कर सकते हैं। बाकी के एक्सचेंजेस भी इसे एप्लीकेबल करने वाले, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस ने भी अपने वेबसाइट के अंदर डाल दिया है कि वो 1 जुलाई से TDS कट करेंगे। दोस्तों, अभी गवर्नमेंट ने पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन पे किसी भी तरीके की TDS का नोटिफिकेशन तो नहीं दिया है, लेकिन सेक्शन 194S के अंदर मेंशन है कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो TDS को सबमिट करेगा। तो अगर आप किसी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से कॉइन परचेज कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉइन किसी और जगह अवेलेबल नहीं है, या फिर आप किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज़ कर रहे हैं, या आप पीयर टू पीयर ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से 1% TDS सबमिट कर दीजिए। आप 4 इजी स्टेप में TDS फाइल कर सकते हैं। आपको बस अपने ब्राउजर पे टाइप करना है incometaxindiafiling.gov.in पर, उसके बाद आपको क्लिक करना है ePay टैक्स पर, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है TDS/TSC पर, उसके बाद आपको बस सिलेक्ट करना पड़ेगा नेचर ऑफ पेमेंट पे और वहां पे आप ड्रैग डाउन करके 194S को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बस आपको अपनी कार्ड डिटेल डालनी है, उसके बाद आपका टैक्स फाइलिंग हो जाएगा। तो दोस्तों, फाइनेंस बिल 2022 में क्रिप्टो टैक्सेशन के ऊपर बस इतना ही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर जरूर करूंगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है? तो दोस्तों, किसी भी चीज़ पे टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं कि वो लीगल हो जाएगा। पिछले साल 45,000 करोड़ रुपए क्रिप्टो के फॉर्म में इंडिया में सर्कुलेट हुए हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का राइट बनता है कि वो इतना अनअकाउंटेड मनी पे टैक्स लगाए, लेकिन इस पे टैक्स लगाने पे क्रिप्टो पे लीगल होने का एक स्टेप है, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट इसे पॉन्जी स्कीम कह के
बैन करने वाली थी वहां पे इन्होंने इस पे टैक्स लगाया है। लेकिन अभी हमारे पास इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है क्योंकि क्रिप्टो बिल अभी पास नहीं हुआ है। अभी मैं क्रिप्टो बिल पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा करने से मैं एक रूमर फैलाऊंगा। जब क्रिप्टो बिल आएगा तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा। अब एक और सवाल ये आता है कि क्रिप्टो को इंडिया में रेगुलेट कौन करेगा। तो दोस्तों, क्रिप्टो को रेगुलेट करने का प्रपोजल सेबी को दिया गया है। सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि अभी हमारे शेयर मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सेबी ने कंसर्न जताया है क्रिप्टो करेंसी के डिसेंट्रलाइज नेचर की वजह से। दूसरी तरफ आरबीआई इसे कंप्लीट बैन करने के पक्ष में है। इनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया के मैक्रो इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ इन्होंने अपना सीबीडीसी कॉइन भी लॉन्च करने की बात कही है, जो कि अगले साल तक शायद लॉन्च हो जाए। सीबीडीसी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और ये वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के कैटेगरी से अलग रखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को जितना हो सके उतना रेगुलेट करने की कोशिश किया जाए, कहीं पर भी इसे बैन ना किया जाए। उनका कहना है कि अगर इसे बैन कर देंगे तो इनके ट्रैवल का पता नहीं कर पाएंगे और उससे टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब आरबीआई ने 2013 को पहली बार क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का प्रपोजल रखा था तो वहाँ पे एक मेनली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हुआ करता था। लेकिन आज 18,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा एनएफटी है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, वेब 3.0 है, मेटावर्स है। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए इसे रेगुलेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इसे बैन करना। लास्ट ईयर द समिट ऑफ डेमोक्रेसी यूएस में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि सोशल मीडिया क्रिप्टो करेंसी के लिए ग्लोबल नॉर्म्स होने चाहिए। और रिसेंटली इंडिया सेंट्रल एशिया समिट में भी उन्होंने पूरी दुनिया से क्रिप्टो करेंसी के लिए कॉमन अप्रोच रखने के लिए कहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। सबसे अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र आप सिर्फ अपने लिए खुद हो सकते हैं। आप अपनी रिसर्च खुद करिए। ये वीडियो सिर्फ मैंने एजुकेशन और नॉलेज के पर्पज़ के लिए बनाई है। मेरे हिसाब से 30% टैक्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे गवर्नमेंट इंडस्ट्री को डिस्करेज करने की कोशिश कर रही है। जब से फाइनेंस बिल 2022 इंट्रोड्यूस हुआ है तब से इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आने लगी है। बहुत सारे लोग इंडियन एक्सचेंजेस को छोड़कर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की तरफ मूव हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे 30% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, तो वो सही नहीं होगा। ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रोविंग है। मैं तो ये चाहूँगा कि आप 1-1 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स पे करें। ये मेरे दिल से दूर है। पनामा के प्रेसिडेंट विटोस लॉ ने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने की बात कही है। अगर ऐसा होता है तो एल सल्वाडोर और सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका के बाद ये तीसरी कंट्री बन जाएगी जो क्रिप्टो करेंसी को कंप्लीट लीगलाइज कर देगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए